हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे वीर सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में। इनको लेकर लोगों में एक मत नहीं है। लोग जितने उनके विचारों के समर्थन में हैं उतने ही विरोध में भी हैं। इस वीडियो में हम मुख्यतः 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, उन्होंने ऐसी कौन सी किताब लिखी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी। दूसरा, उनकी कालापानी की सजा। तीसरा, उनके द्वारा दी गई ब्रिटिश सरकार को दया याचिकाएं यानी कि मर्सी पिटीशंस जो अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज में चर्चा का विषय रहती है। चौथा, क्या था सावरकर का हिंदू राष्ट्र और क्या थे उनके गाय को लेकर विचार। आओ पहले हम थोड़ा उनके शुरुआती जीवन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई गणेश सावरकर जी ने किया था, क्योंकि बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। 1901 में वह नासिक के शिवाजी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। इसी वर्ष उनकी शादी एक यमुनाबाई नामक लड़की से होती है। इसके बाद वह बीए करने के लिए पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लेते हैं। सन 1903 में विनायक सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश मिलकर एक मित्रमेला नामक अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्रांतिकारी संगठन बनाते हैं। इसका मकसद सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन से अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकना था। 1906 में इस संगठन का नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी रख दिया जाता है। इस संगठन ने कई अंग्रेज अफसरों की हत्या की। फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए करने के बाद वह वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। वहां वह नॉर्थ लंदन में इंडिया हाउस नामक छात्र निवास यानी कि स्टूडेंट रेजिडेंस में रहते थे। इसे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने खोला था। इसको खोलने का मुख्य उद्देश्य लंदन में रह रहे भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देना था। यहाँ कई बड़े क्रांतिकारी रहते थे, जैसे कि लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामा, मदन लाल डिंगरा और विनायक दामोदर सावरकर। यहीं रहते हुए ही वह कई किताबें लिखते हैं, जिसमें पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जाती है। 1908 में इनकी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई थी। यह एक ऐसी किताब थी जिसे प्रकाशन से पहले ही अंग्रेजों के द्वारा बैन कर दिया गया था। अंग्रेजों ने लंदन में पहले ही प्रिंटिंग प्रेस वालों को यह चेतावनी दे दी थी कि इस किताब को कोई प्रकाशित ना करे, नहीं तो देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। फिर उस समय क्रांतिकारियों के द्वारा इस किताब की हाथ से लिखी प्रतियां यानी कि कॉपीज बांटी गई। फिर कुछ दिन बाद इस किताब का प्रकाशन हॉलैंड में हुआ। इस किताब का क्रांतिकारियों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी इस किताब को उस समय क्रांतिकारियों में गीता जैसा दर्जा दिया गया था। जिस 1857 की क्रांति को अंग्रेज स्पॉय म्यूटिनी यानी कि सैनिक विद्रोह कहते थे, इस किताब ने उस क्रांति को भारत की आजादी की पहली लड़ाई कहा। जुलाई 1909 को अभिनव भारत सोसाइटी से जुड़े मदन लाल ढींगरा करजन वैली की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तब सावरकर ने उनको राजनीतिक और कानूनी सहयोग दिया। सावरकर इसको लेकर लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखते हैं। सावरकर की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने उन्हें करजन वैली की हत्या की साजिश में शामिल होने और पिस्तौल भारत भेजने के जुर्म में फंसा दिया, जिसके बाद उनको मई 1910 को गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों के द्वारा को भारत में लाकर सजा देने का प्लान किया गया। 8 जुलाई 1910 को MS मौर्या नामक समुद्री जहाज से भारत ले जाते हुए वह जहाज के सीवर होल के रास्ते भाग निकले, पर फिर उन्हें समुद्री किनारे पर गिरफ्तार कर लिया गया। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें करजन वैली की हत्या के साजिश के आरोप में आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट नामक सजा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को उन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। बाद में महाराष्ट्र के नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत उन्हें 7 अप्रैल 1911 को कालापानी की सजा दी जाती है और सेलुलर जेल जो कि अंडमान में है वहां भेज दिया जाता है। कालापानी सांस्कृतिक शब्द काल से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मृत्यु। इस प्रकार कालापानी का अर्थ मृत्यु के स्थान से है जहां से कोई वापस नहीं आता। कालापानी की सजा उस समय उन लोगों को दी जाती थी जिन्हें अंग्रेज हुकूमत अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानती थी। यहाँ पर बंद कैदियों को बहुत अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ती थी, जैसे कि कोहलू में बैल की तरह सरसों और नारियल का तेल निकालना और भरपेट खाना न मिलना। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक 10 वर्ष इस जेल में बंद रहे। इसके बाद उन्हें 3 वर्ष रत्नागिरी की जेल में रखा गया,
जब वह जेल में थे तब उन्होंने अपनी रिहाई के लिए अंग्रेज हुकूमत को कई मर्सी पिटीशंस यानी कि दया याचिकाएं लिखी, क्योंकि वे सोचते थे कि उनका लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक वह जेल से बाहर न आ जाएं। उनका सबसे बड़ा हथियार था उनकी कलम। उन्हें लिखने का बहुत शौक था। जब वह सेलुलर जेल में थे तब उन्होंने अपनी कविताएं कभी लकड़ी से और कभी कोयले से जेल की दीवारों पर लिखी, जो आज भी वहां मौजूद है। उन्होंने जेल की दीवारों पर क्या लिखा आज उसकी कोई बात नहीं होती। बात होती है तो सिर्फ उनकी मर्सी पिटीशंस की। जब 1924 को उनकी रिहाई हुई तब यह कंडीशन रखी गई थी कि वह महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ही रहेंगे, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ किसी विद्रोह में शामिल नहीं होंगे। उनकी रिहाई भी आज प्रशंसकों और विरोधियों के बीच एक मुद्दा है। उनके प्रशंसक कहते हैं कि मर्सी पिटीशंस यानी कि दया याचिका उनकी एक चाल थी ताकि वह जेल से बाहर आ सकें और अंग्रेजों के खिलाफ दोबारा लड़ सकें। उनके विरोधी कहते हैं कि वह कावर्ड यानी कि डरपोक थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को दया याचिका दी थी। अब हम उनके हिंदुत्व को लेकर क्या विचार थे वो जानेंगे। सावरकर हिंदू राष्ट्र के हिमायती थे। 1923 में जब वह रत्नागिरी जेल में थे तब वह एक हिंदुत्व नामक किताब लिखते हैं। सावरकर के हिंदुत्व के मुख्यतः 3 अंग थे। कॉमन नेशन यानी कि सभी का एक देश, कॉमन रेस यानी कि जातीय भेदभाव नहीं, कॉमन कल्चर यानी कि सभी का एक कल्चर। उनके हिंदुत्व में रिलीजन की कोई जगह नहीं थी। उनके हिंदुत्व में हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख आते थे। विकिपीडिया के मुताबिक पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफर जेफरलो लिखते हैं कि सावरकर अपने आप को अथीस्ट कहते थे, यानी कि ईश्वर को न मानने वाले। इस प्रकार उनके हिंदुत्व और हिंदू की डेफिनेशन में धर्म की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं थी। पर विकिपीडिया और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस्टोफर जेफरलो लिखते हैं कि उनकी प्राथमिकता मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की रक्षा करना और इस उद्देश्य के लिए वह मार्शल शक्ति का प्रयोग करते हैं। उनको मुस्लिम उनके हिंदू राष्ट्र के सपने में एक रोड़ा लगते थे। वह क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों का सहयोग करते हैं और इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनते। सावरकर कई हिंदू मान्यताओं के घोर विरोधी थे। सावरकर हिंदू धर्म में जातीय भेदभाव और छुआछूत के विरोधी थे। मुंबई में उनके द्वारा बनाया गया पतित पावन मंदिर इसका एक सटीक उदाहरण है, जिसमें सब धर्मों के लोग आ जा सकते थे। सावरकर कहते थे कि सबसे ऊपर ईश्वर है, फिर इंसान और फिर जानवर आता है। गाय भी एक जानवर है जिसके पास मूर्ख इंसान से भी कम बुद्धि है। वह कहते हैं कि यदि हम गाय को ईश्वर माने तो ये इंसान का अपमान होगा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वह गौमूत्र पीने के खिलाफ थे। वह कहते थे कि यह प्राचीन भारत में एक पनिशमेंट के रूप में पिलाया जाता था ताकि इसके बाद इंसान दोबारा वह गलती न दोहराए। सावरकर हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। इसका उद्देश्य हिंदू कम्युनिटी के राइट्स की रक्षा करना था। वह 6 बार इसके अध्यक्ष बने। सावरकर देश के विभाजन के विरोधी थे। वह मानते थे कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग सांस्कृतिक कौम हैं, दोनों की अलग अलग जरूरतें हैं, पर बतौर देश दोनों भारत के अभिन्न अंग हैं। 1948 में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय उनका नाम भी इस हत्याकांड में सुर्खियों में आया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पर बाद में कोई दस्तावेज न मिलने के कारण कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। 26 फरवरी 1966 को इन्होंने अंतिम सांस ली। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन जी को उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की सिफारिश की थी, पर यह सिफारिश स्वीकार नहीं हुई। एक वेबसाइट क्रिएटली के मुताबिक बाल गंगाधर तिलक जी ने सावरकर को लेकर कहा था कि महाराष्ट्र में फिर शिवाजी ने जन्म लिया है। इस प्रकार यही थी दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन की कहानी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद।